दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। गांव में एक सास और बहू रहती थी। उनका नाम कावेरी और वसुधा था। वो दोनों अपनी सुंदरता का देखभाल करते थे और उसे निखारते थे। उन्हें मेकअप करना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन वो दोनों समारोह में जाने के लिए मेकअप करके तैयार हो गए। सासू माँ, आप मेकअप करना बंद कर दीजिए। पिछली बार भी सब लोग समारोह में आपको देखकर हंस रहे थे। क्या होगा अगर आप मेकअप करना बंद कर दिए तो? चुप रहो। सब मेरे मेकअप देखकर हंस नहीं रहे थे, वो सब तुम पर हंस रहे थे। तुम मेरी तरह सुंदर नहीं हो सकती। जब भी मैं बाहर जाती हूँ सब लोग पूछते हैं कि ये जवान लड़की कौन है। सासू माँ, जवान लड़की नहीं बल्कि वो दादी माँ कह रहे थे आपको। आपने ठीक से सुना नहीं शायद। वो दोनों लड़ने लगे। थोड़ी देर बाद मेकअप खत्म करने के बाद कावेरी बाहर आई अपने पति शेखर के साथ। सुनिए, क्या हम चले? कहाँ? शादी तो खत्म हो चुकी होगी। अभी शाम के 4 बज रहे हैं। अब कहाँ जाओगी? ये सब तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है। वो देर तक मेकअप करती रहती है, उन्हीं की वजह से हम लेट हो गए। तुम्हारी पत्नी भी कम नहीं है। आईने के आगे से वो भी घंटों तक नहीं हिलती है। इस तरह से दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा के लड़ाई कर रहे थे। इस बीच वसुधा के पति प्रसाद वहाँ आकर बोले, अरे बंद करो लड़ना। ये सुनकर वो दोनों अंदर चले गए। उस रात जब सब सो रहे थे, वसुधा नींद से उठी और आईने के पास बैठ गई। आहा, मैं देखने में कितनी सुंदर हूँ। मुझे ये नया मेकअप ट्राई करना चाहिए। ये कहकर वो मेकअप लगा के तैयार हो गई। मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। मेरी सुंदरता को मेरे पति को दिखाना चाहिए। जाके एक बार दिखाती हूँ। वो तैयार होके अपने पति के पास गई। सुनिए, सुनते हैं जी? एक बार देखिए ना उठ के। देखिए तो। अचानक से वो नींद से उठे और वसुधा को उस मेकअप में देखकर वो जोर से चिल्लाए, शैतान, शैतान, बचाओ बचाओ, कोई है क्या, बचाओ। कावेरी और शेखर भी उस आवाज को सुन के दौड़ के उनके कमरे में आए। माँ, तुम्हें और कोई दूसरा काम नहीं है क्या? आधी रात को मेकअप करके पिताजी को डराने की क्या जरूरत थी? वसुधा, तुमसे निवेदन है। पता है तुम्हें, कुछ देर के लिए मेरा दिल धड़कना रुक गया था। तुम्हारे मेकअप का मैं श्रद्धा करता हूँ और अब तुम जाओ। फिर सभी वहाँ से चले गए। फिर वसुधा मन मन में सोचने लगी, इस आदमी को कोई अकल नहीं है। ये कहकर वो भी वहाँ से चली गई। दूसरे दिन सुबह सुबह कावेरी शेखर के पास आकर कहने लगी, शेखर, मुझे 5,000 रुपए चाहिए। क्यों? क्या जरूरत है? मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। इस बीच उसकी माँ वहाँ पर आ गई और कहने लगी, शेखर, मुझे भी 5,000 रुपए चाहिए। मुझे भी ब्यूटी पार्लर जाना है। तुम दोनों पैसे नष्ट कर रहे हो। अगर इस तरह से पैसे खर्च करते रहोगे तो हमारी जरूरतों के लिए पैसे नहीं बचेंगे। क्यों तुम दोनों को मेकअप इतने पसंद है? अगर पैसे दे सकते हो तो दो, नहीं तो फालतू की बातें मत करो, समझे? मेरे पास पैसे नहीं है। जाओ जाके पिताजी से मांगो। फिर दोनों प्रसाद के पास गए और पैसे मांगने लगे। ये सुनकर प्रसाद ने कहा, मैं भी वही बोलूँगा जो शेखर ने कहा। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेंगे। वो बैठे थे और सोचने लगे। इस बीच वहाँ एक व्यक्ति आया चिल्लाते हुए, ले लो ले लो ले लो, पुरानी चीजें दे दो और पैसे ले लो। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो गए और अंदर जाके पुरानी साड़ियाँ, तांबे के गमले सब ले आए। तुम कितने पैसे दोगे इस रेशमी साड़ी और गमले के लिए? दोनों चीजों के लिए मैं 3,000 दूंगा मैडम। क्या? 3,000? ये रेशमी साड़ी 25,000 की है और ये बर्तन 3,000 का। दोनों को मिलाकर 28,000 हुई। तुम आधा भी नहीं दे रहे हो। आप इतना कह रही हैं तो मैं 5,000 दे दूंगा, बस। उससे ज्यादा नहीं दे सकता। कावेरी उसके बातों पे मंजूर हो गई। रेशमी साड़ी और तांबे का बर्तन देके 5,000 ले ली। फिर उसकी सास ने भी वही किया जो उसने किया और 5,000 ले लिया। फिर उन पैसों को ले जाके वो पार्लर में खर्च करने लगे। ऐसे वो पार्लर जाते थे और खर्च करके आते थे। कुछ दिन गुजर गए। उनकी मांगे बढ़ने लगी।
उनके पति पैसे देते नहीं थे, इसीलिए वो घर के सामान और साड़ियाँ बेच देते थे। एक दिन पिता और बेटे ने उनको सबक सिखाने की ठान ली। उस दिन रात को दोनों एक तरकीब सोची। उन्होंने सोचा कि दोनों के ऊपर काला रंग डाल देंगे और सो जाएंगे, जैसे कि उन्हें कुछ मालूम ही ना हो। सुबह दोनों जाग गए। उनके मुंह को देखकर दोनों हंस पड़े। कावेरी, मैंने कितनी बार कहा है सस्ते मेकअप ना किया करो। देखो तुम्हारा मुंह कैसा हो गया है। कैसे तुम काली लग रही हो इतना पार्लर जाने के बाद भी। मैंने भी तो आपसे यही कहा था। आपका चेहरा कितना गंदा दिख रहा है। आपका चेहरा बिल्कुल काला हो गया है। अब मैं क्या कहूँ। ये कहकर दोनों आईने की तरफ दौड़ के गए और अपने अपने चेहरे को देखकर दोनों दुखी हो गए। वो रंग उनके चेहरे पर 2 दिनों तक रहा। फिर शेखर ने उनसे कहा, तुम दोनों देखने में बहुत बुरे लग रहे हो। मुझे देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है। शेखर ने उन्हें एक तरकीब बताई जो उनके चेहरे के काला रंग को हटा सकता है। जैसा उसने कहा वैसा ही उन दोनों ने किया। फिर उन्होंने अपने चेहरे पे वो सारी चीजें लगाई जो शेखर ने कहा था। फिर अपने चेहरे को साफ कर लिया उन्होंने। उसके बाद दोनों बहुत खुश हुए। ये देखकर शेखर ने कहा, माँ, हमारे पड़ोस में जो रिक्शा चलाने वाला है वो हर रोज 500 रुपए कमाता है, पर उसी पैसे से वो बहुत खुशी और अच्छे से रहता है। पर हमारे घर में आप लोग 1000 रुपए मेकअप पर बर्बाद कर देते हैं। तभी भी आपके बीच प्यार और मोहब्बत नहीं है। आप दोनों लड़ते रहते हैं, एक साथ बैठकर खाना भी नहीं खाते हैं। सड़कों पर बहुत सारे अनाथ लोग हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और आप लोग कुछ भी कमाते नहीं। आप लोग जो पैसे खर्च करते हैं उसमें से थोड़ा पैसा उनके खाने के लिए ही दे दीजिए तो बहुत अच्छा काम होगा। ये फालतू खर्च क्यों करना। माँ, तुम हमारी कमाई से बहुत पैसे खर्च कर देती हो। हम कैसे अपने भविष्य के लिए पैसे बचाएंगे। पैसा बचाना बहुत जरूरी है। सुंदरता सबके लिए जरूरी है, पर उसकी सीमा होनी चाहिए। ये सुनने के बाद वो दोनों काफी दुखी हो गए। उसके बाद वसुधा ने शेखर के बात पर कही, तुमने बिल्कुल सही कहा है बेटा, सुंदरता की एक सीमा होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा है शेखर तुमने। पिछले 2 दिनों में मैं समझ गई कि सुंदरता सब कुछ नहीं होता है। दोनों ने इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए और फिर अपना मन घर के काम काज में लगाने लगे। बेफिजूल के मेकअप पे पैसे खर्च करना बंद कर दिए और खुशी खुशी सब मिलके रहने लगे। कमला और विमला दोनों देवरानी और जेठानी थीं। दोनों के बीच हमेशा इसी बात की होड़ लगी रहती कि दोनों अपने बेटे के लिए सबसे खूबसूरत बहू लाएंगी। कमला का बेटा रवि और विमला का बेटा अभय दोनों बाहर रहकर पढ़ाई करते थे। वर्षों बाद आज रवि पढ़ाई खत्म कर वापस आ रहा है। हाँ जीजी, आ तो रहा है, पर मुझे तो डर है जवान छोरा जवानी के जोश में आके कोई गोरी मेमना पटा ले। मैं तो कहती हूँ सही मौका देखकर उसकी शादी मेरी सहेली की बेटी आलिया से करा दो। बम्बई में पढ़ी लिखी है वो। हाँ, मिर्ची लगे तेरी जुबान को, जब मुंह खोलेगी बुराई बोलेगी। मैं अपने बेटे के लिए कोई हूर की परी जैसी बहू लाऊंगी। हाँ। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। कमला दरवाजा खोलती है। सामने रवि और उसके साथ एक काली सी लड़की दोनों शादी के जोड़े में होते हैं। ये देखकर तो कमला के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसे तो दिन में तारे नजर आने लगते हैं। माँ, ये जया है आपकी बहू। हाय राम, लो हो गया सत्यानाश। जिज्जी, तुमने तो बड़ी हूर की परी जैसी बहू लाने के सपने देख रहे थे ना, और तुम्हारा बेटा ब्याह लाया ये काला लंगूर। चुप कर जा, तेरी ही काली जबान का नतीजा है ये, जो इतनी जल्दी सच हो गई। रवि और जया दोनों कमला के पैर छूते हैं। माँ, ये जया मेरे साथ ही पढ़ती थी। इसके माँ के गंभीर बीमारी के चलते मजबूरन हमें जल्दी शादी करनी पड़ी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती ना अब। माँ देखना, जया अब तुम्हारा खूब ख्याल रखेगी। अयो अम्मा,
आपको देखकर हमें हमारी अम्मा की याद आ गई जी। हमें आशीर्वाद दो जी। कमला को उसकी मद्रासन बहू और उसका काला चेहरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो जया से मन ही मन खूब नफरत करने लगती है। जीजी, रवि तो हूर की जगह काला अंगूर उठा लाया। अब आप देखना, मैं अपने बेटे अभय की शादी आलिया से कर इस घर में चांद जैसी बहू लेकर आऊंगी। हाँ हाँ तो कर ना, किसने रोका है? कम से कम एक बहू तो खूबसूरत आए। ना जाने कब इस कलमुही मद्रासन से मेरा पीछा छूटेगा, राम जाने। विमला धूमधाम से अपने बेटे अभय की शादी आलिया से कर देती है। कमला को अपनी बहू जया पर शर्म आती है। वो जया को कहीं भी अपने साथ लेकर नहीं जाती है और दिन रात उसके काले रंग को लेकर उसे ताना मारती रहती। अरे ओ मद्रासन, कहाँ मर गई कामचोर? आज चाय नाश्ता मिलेगा या नहीं? अयो अम्मा, अभी लेकर आई जी। आज मैं आप सबके लिए खास नाश्ता बनाई है जी। जया नाश्ते में उत्पम, वड़ा, इडली, सांभर बनाकर कमला के सामने लेकर जाती है। अरे ये क्या घास फूस लेकर आ गई सुबह सुबह कामचोर? अयो माँ जी, ये हमारे इधर का पसंदीदा नाश्ता है जी। आप एक बार खाकर तो देखो जी। होगा जी ये तुम्हारे इधर का नाश्ता, लेकिन हमारे इधर इसे हमारे नौकर भी नहीं खाते जी। हटाइए घास फूस यहाँ से। तभी वहाँ विमला आकर बैठ जाती है। उसकी बहू आलिया नाश्ते में चीज, पास्ता और सैंडविच बनाकर अपनी सास विमला को देती है। जीजी, तुम चाहो तो मेरी बहू के हाथ का बना ये चीज, पास्ता और सैंडविच खा सकती हो। ला बेटा आलिया, मुझे भी नाश्ता दे, वरना इस मद्रासन के चक्कर में मुझे भूखा ही मरना पड़ेगा। हाँ ये लीजिए मॉम, ये स्पेशल चीज पास्ता है। कितनी होनहार है मेरी बहू। तू ही भाग्यशाली निकली विमला, कम से कम खूबसूरत गुणवान बहू का सुख तो है तेरे नसीब में। मेरे ही करम फूटे जो ये कलूटी मद्रासन मेरे गले पड़ गई। सोसाइटी में क्या मुंह दिखाऊंगी मैं। अपनी सास के ऐसे ताने सुन सुन कर बेचारी जया का बहुत मन दुखता, लेकिन बिना किसी शिकायत के वो दिल से अपनी सास की सेवा करती। एक रोज जब पूरे परिवार को एक बड़ी पार्टी में जाना होता है, उस दिन कमला को अपनी मद्रासन बहू को लेकर पार्टी में जाने में शर्म आ रही होती है और वो परेशान, चिंता के मारे इधर उधर घूम रही थी। क्या हुआ जिज्जी, इतनी परेशान लग रही हो? क्या बताऊं विमला, आज इतनी बड़ी पार्टी में तो मेरी नाक कट कर रह जाएगी। काली कलूटी मद्रासन बहू को देख सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। कैसे पीछा छुड़ाऊं इस मद्रासन से, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी पार्टी में जाने के लिए बेहद खुश जया अपने हाथों में 2 साड़ी और गहने लिए वहाँ आती है। अयो अम्मा, मैं सोच रही थी कि मैं पार्टी में ये वाली साड़ी और ये वाले जेवर पहनूं जी। अरे कुछ भी पहन ले कलमुही, क्या फर्क पड़ता है? तू एक दिन में काली से गोरी थोड़ी ना हो जाएगी, दिखेगी तो बदसूरत ही। तभी वहाँ आलिया आती है। वाओ मॉम, कितनी सुंदर साड़ी एंड सो ब्यूटीफुल ज्वेलरी। बुरा न मानो तो मैं ये साड़ी आज के फंक्शन में पहन सकती हूँ? हाँ हाँ बेटी, ले जा, इसमें पूछने वाली क्या बात है। तुझ पर तो ये साड़ी बहुत जचेगी। हाँ अयो हाँ आलिया बहन, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है जी। मेरी हर चीज आप अपना ही समझो जी। ये लो जी, ये साड़ी तुम रख लो और ये गहने भी। आलिया जया के हाथ से वो साड़ी लेकर चली जाती है। जया वहाँ से दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है। पार्टी में सभी विमला की बहू आलिया की खूबसूरती की खूब तारीफ करते हैं। इधर कमला को अपनी काली कलूटी बहू को पार्टी में लाकर बहुत शर्म आती है। कमला बीच में ही पार्टी छोड़कर वापस घर आ जाती है। हे भगवान, किस जन्म के पापों की सजा दी है तुमने मुझे, जो ये कलमुही बहू बनकर मेरे गले पड़ गई। क्या इज्जत रह गई आज मेरी पार्टी में सबके सामने। पार्टी से आने के बाद कमला की तबीयत खराब हो जाती है। उसे सर्दी खांसी हो जाती है। अयो अम्मा, क्या हुआ जी? आपका तबीयत ठीक नहीं लग रहा है जी। मैं अभी आपके लिए काढ़ा लेकर आती हूँ जी। आए हाय, दिखावा तो देखो कलमुही का। अरे कलमुही, काढ़ा की जगह थोड़ा जहर पिला दे, या शर्म हो तो खुद पी के मर जा, पीछा तो भला छूटे तुझसे। वही पास ही सोफे पर बैठी आलिया आराम फरमाते हुए टीवी देख रही होती है, जिस पर न्यूज आ रही होती है कि शहर में तेजी से कोरोना नामक महामारी फैल रही है, जो छूने से फैलती है और इसी वजह से पूरे शहर में कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाया जा रहा है।
ये सुन आलिया तुरंत अपनी सास से दूर होकर बैठ जाती है। अयो माँ जी, मुझे तो डर है कि कहीं आपको कोरोना तो नहीं हो गया जी। आपकी सेहत की जिम्मेदारी वो मुझ पर छोड़ गए थे जी। मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगी। मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। अरे करम जली, शकल अच्छी नहीं, कम से कम जुबान तो अच्छी चला। कोरोना हो मेरे दुश्मन को, तुझे तेरे पूरे खानदान को। कमला की तबीयत धीरे धीरे और बिगड़ने लगती है। कमला की यूं बिगड़ती तबीयत को देख जया डॉक्टर को बुलाकर कमला का चेकअप करवाती है। जांच में पता चलता है कि कमला कोरोना पॉजिटिव है। घर के सभी लोग कमला के पास तो क्या उसके कमरे के आसपास भी नहीं जाते हैं। दीदी की उम्र हो गई है, क्या जरूरत थी पार्टी में जाने की। बीमारी मोल ले ली ना अपने सर पर। मॉम, आप बड़ी मॉम से जरा दूर ही रहिएगा। मैंने सुना है कि एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से कोरोना फैलता है। दीदी को सरकारी अस्पताल भेज देना चाहिए था, अब हमारे सर पर मुसीबत है। तभी वहाँ जया आ जाती है। अय्यो, कैसी बात करता है तुम लोग जी। अम्मा को अकेले अस्पताल कैसे छोड़ सकते हैं जी। अम्मा की देखभाल मैं करूंगी जी। अब जया कमला की दिन रात सेवा करती है, समय पर दवाइयाँ देती है, अपनी सेहत की चिंता किए बगैर सास को गर्म काढ़ा, घर में साफ सफाई और सास की सेहत से जुड़ी हर छोटी बड़ी जरूरत का खास ध्यान रखती। लेकिन एक रात अचानक कमला की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। वो मदद के लिए तड़प रही थी। आलिया बहन, विमला अम्मा जी, दरवाजा खोलो, हमारी मदद करो जी। देखो, माँ जी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा जी। जया आलिया और विमला से मदद मांगती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो दोनों अपने कमरे का दरवाजा तक नहीं खोलते। हम क्या पागल है जो उस बुढ़िया के पास जाए? ना बाबा ना, मुझे बीमार होने का कोई शौक नहीं है। तू ही मर जा उसके साथ, तुझे शौक है तो। कमला अपनी ननद और उसकी बहू आलिया का ये रूप देखकर हताश रह गई। लेकिन लॉकडाउन की वजह से पूरे शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। अपनी सास को अस्पताल ले जाने के लिए जया को कोई ऑटो या टैक्सी नहीं मिली। तब उस बेचारी की नजर पास खड़ी एक हाथ गाड़ी ठेले पर पड़ी। जया ने जैसे तैसे अपनी बीमार सास को उस ठेले में लिटाया और उसे धक्का मारते हुए अस्पताल ले जाने लगी। अयो माँ जी, आप चिंता मत करो जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी जी। हम बस अस्पताल पहुँचने वाले हैं, आप हिम्मत रखो अम्मा। मुझे माफ कर दे बहू, मुझे कुछ हो गया तो माफी भी नहीं मांग पाऊंगी तुझसे। ये सब मेरे बुरे कर्मों का नतीजा है। जया के नंगे पाँव में कांच का टुकड़ा लग जाता है, लेकिन वो बिना रुके पूरी ताकत से ठेले को धक्का मारती रहती है। अयो अम्मा, आप हिम्मत रखो जी, हम अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होती है और कमला धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रही थी। अयो डॉक्टर, मैं आपके पैर पड़ती हूँ जी, मेरी अम्मा को बचा लो जी। देखिए, इनकी हालत बहुत नाजुक है और हमारे यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप कहीं से जल्दी से ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम कीजिए। बेचारी परेशान अकेली जया यहाँ वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भटकती रही, लेकिन रात के समय कहीं सिलेंडर नहीं मिला। वो भगवान से अपनी सास की जान की प्रार्थना करती है। अब इसे चमत्कार कहे या किस्मत, तभी नर्स बताती है कि बेड नंबर 10 के एक पेशेंट हरिया की मृत्यु हो चुकी है और उसका ऑक्सीजन सिलेंडर अब कमला के इलाज में उपयोग में आ जाता है और समय पर इलाज मिलने की वजह से कमला की जान बच जाती है। आपने अच्छा किया कि पेशेंट को समय पर ले आई। थोड़ी भी देर होती तो हम पेशेंट को नहीं बचा पाते। मैडम, आप खुश नसीब है जो आज के जमाने में आपको बेटी से ज्यादा ख्याल रखने वाली बहू मिली है। ये बात सुनकर कमला को अपनी गलती का एहसास होता है और अब उसे अपनी बहू जया पर नाज होता है। मैं जिन्हें अपना परिवार मानती थी, उन्होंने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया और तू अपनी जान की परवाह किए बिना मेरे लिए इतना सब कुछ किया। हो सके तो मुझे माफ कर दे बहू। अयो अम्मा, कोई माँ अपनी बेटी से माफी थोड़ी मांगता है। अब कमला और जया दोनों माँ बेटी की तरह एक दूसरे के साथ रहने लगे। कमला दिल से जया को अपना लेती है और बड़े गर्व से अपनी बहू की तारीफ करती फिरती है। दोनों साथ में किटी पार्टी में जाने लगते हैं और खूब मजे करते हैं। पुणे में रहने वाली शीना के ससुराल में सिर्फ 3 लोग थे। इस वजह से घर में ज्यादा काम नहीं होता था, तो वो दोपहर तक अपना सारा काम खत्म कर लेती थी। लेकिन उसके बाद वो बोर हो जाती।
इस वजह से उसने शिनचैन कार्टून देखना शुरू कर दिया, जो धीरे धीरे उसके व्यवहार पर इतना इफेक्ट करता गया कि वो खुद भी शिनचैन जैसी ही बातें करने लगती है। एक रात डिनर करते हुए, अरे बहू जरा अचार तो देना। ससुमा, अब से इतना काम भी नहीं होता, इस तरह तो आप जल्दी जल्दी बुढ़िया हो जाओगी। अरे शीना, ये तुम कैसे बात कर रही हो? आपको तो कुछ भी समझ में नहीं आता, ये शीना का शिनचैन स्टाइल है। ऐसा बोलकर शीना वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह शीना सबके उठने से पहले ही घर का काम खत्म करके कार्टून देखने बैठ जाती है। अरे वाह बहू, कमाल ही कर दिया, इतनी जल्दी सारा काम खत्म कर दिया। बस भी कीजिए, अब मैं इतनी भी कुछ खास नहीं। ओफो, तुम और तुम्हारे शिनचैन का भूत, जाने कब नॉर्मल इंसान की तरह बात करोगी। मॉम, आप तो बस मुझसे जल्दी रहती हैं, आपको क्या पता मेरी लाइफ कितनी मुश्किल है। अच्छा छोड़िए, अब मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। हाँ, तो ये है तुम्हारी मुश्किल लाइफ। शीना शॉपिंग करने मार्केट पहुँच जाती है, जहाँ उसे जय के ऑफिस की एक लड़की मिलती है। हेलो, आप जय की वाइफ है ना? हेलो, मेरा नाम शीना है, मैं 26 साल की हूँ और मुझे शिमला मिर्च बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर शिमला जा सकती हूँ। हाँ। शीना की बात सुनकर लड़की आगे कुछ बोले बिना वहाँ से चली जाती है। कमाल है, आजकल के बच्चों को इंटेलिजेंट लोगों से बात करना आता ही नहीं। शीना शॉपिंग करके घर वापस आती है, जहाँ सास और जय साथ बैठकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं। मैं कितने मतलबी लोगों के बीच रह रही हूँ, एक छोटी प्यारी बच्ची के बारे में सोचे बिना सब आइसक्रीम खाने बैठ गए। अब इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी आइसक्रीम फ्रिज में रखी है, खा लो। आइसक्रीम, मैं आ रही हूँ। इसी तरह दिन बीतते हैं। अभी तक तो घर में सारे लोग शीना की हरकतों से परेशान हो चुके होते हैं। एक शाम उनके घर पड़ोस के अंकल आते हैं, जिन्हें देखते ही शीना बोल पड़ती है। हेलो अंकल, आज आप यहाँ? ये कह रही है आप यहाँ बैठिए, हम अभी आते हैं। ऐसा बोलकर शीना की सास उसे लेकर रसोई में चली जाती है। अरे वो तुम्हारी पापा की उम्र के हैं, उनकी इंसल्ट तो मत करो। आपको तो बस अपनी ही खुशी दिखाई देती है। शीना के ऐसे बोलने पर सास हैरान रह जाती है और शीना बाहर आकर अंकल से कहती है, अंकल आज आप क्या लेने आए हैं, या फिर बस सासू माँ को देखने का बहाना चाहिए? वैसे ये इतनी भी अच्छी नहीं है, पूरा समय मुझे डांटती रहती है और कभी कभी तो खाना भी नहीं देती। अंकल हैरानी से उसकी ओर देख रहे हैं, तभी उसकी सास वहाँ आती है। अरे शीना, इतना झूठ मत बोलो, मैंने कब तुम्हें खाना नहीं दिया? अरे ऐसा बोलोगी तो तुम्हें आज रात का खाना सच में नहीं मिलेगा। देखा, मैंने कहा था ना, बच्ची पर जुल्म करती है। आप मुझे अपने घर ले चलो अंकल। इस तरह दोनों सास बहू में तू में शुरू हो जाती है, जिसे देख अंकल तो डर कर भाग जाते हैं, लेकिन वो दोनों चुप ही नहीं होती। रात को जय के घर वापस आने पर सास उसे शीना की सारी बात बताते हुए कहती है, अरे इसके सर से कार्टून का भूत तो उतारना ही पड़ेगा। मौका या वक्त कुछ देखती ही नहीं, बस बकवास शुरू कर देती है। बात तो आपकी सही है, पर क्या करेंगे? अरे कार्टून देखकर ऐसी बनी है तो इसकी कार्टून ही बंद कर दो। हाँ, कार्टून बंद करके कुछ समझदारी वाली चीजें दिखाते हैं। जियोग्राफी दिखाना शुरू कर दूं ना, क्या पता कुछ अकल आ जाए। हाँ, नाइस आइडिया माँ। इस पर जय केबल टीवी पर ज्योग्राफी छोड़कर बाकी सारी चैनल बंद करवा देता है, पर शीना भी किसी से कम नहीं होती। ओहो पतिदेव, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो। शीना मोबाइल पर YouTube ऑन करके उस पर शिनचैन देखने लगती है। शीना की इस स्मार्टनेस को देखकर जय तो बेचारा सर खुजलाता ही रह जाता है। हमने इसे जरूरत से ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया, अब क्या करें माँ? अरे इंटरनेट बंद करवा दे बेटा। शीना को कार्टून की दुनिया से बाहर निकाल वापस इंसान बनाने के लिए अब जय इंटरनेट भी बंद करा देता है, जिससे शीना परेशान हो जाती है।
सब मेरी खुशी से जलते हैं, पर अब क्या करूं? शीना सोच में पड़ जाती है, लेकिन कोई आइडिया नहीं मिलता, जिस पर मजबूरी में वो ज्योग्राफी देखना शुरू कर देती है। हाँ, लगता है अब कुछ ही दिनों में इसके सिर से शिनचैन का भूत उतर ही जाएगा। हाँ बेटा, उम्मीद तो यही है। दिन बीतते हैं और घर में सब शीना के बोलने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन शीना टीवी में ऐसी खो जाती है कि उससे पूछे सवालों का हाँ या ना के अलावा और कुछ जवाब ही नहीं देती। देखते ही देखते हफ्ता बीत जाता है, तो सब्र का बांध तोड़ते हुए जय टीवी बंद कर खुद ही शीना से बात करने बैठ जाता है। क्या बात है शीना, पहले तुम ज्योग्राफी देखने को तैयार नहीं थी, और जब देखने बैठी तो इसके आगे किसी चीज की कोई सूध ही नहीं, ना किसी से बात करनी, ना घर का कोई काम। अरे माँ, कब तक अकेले सब कुछ संभालेंगी? अभी भी तुम्हारे सर से शिनचैन का भूत उतरा कि नहीं? जब मादा भालू नर भालू से बात नहीं करती, तो वो उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बिल्कुल यही हरकत करते हैं। तुम नर भालू हो। शीना के ऐसा बोलते ही जय और उसकी मम्मी एक दूसरे की तरफ देख सर पकड़कर बैठ जाते हैं।